एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और इस प्रैक्टिस सेट को आप एक मॉक टेस्ट की तरह कंसीडर कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट है और कितने क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट आपके प्रिपरेशन में तो हेल्प करेगा ही, साथ में आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का कि द आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। यहाँ पर आपको एक मॉलिक्यूल गिवन है और इसके लिए आयुपैक नॉमेनक्लेचर करना है। देखो कैसे करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखो, ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, इन पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कार्बन है। इस पॉइंट पे यहाँ पर कार्बन नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो आपको मेंशन ही है कि क्लोरीन दिया हुआ है, ठीक है। जिन पॉइंट्स पे ऐसे नहीं दिया हुआ है, ये क्या है भाई, यहाँ पर ये कार्बन की चेन है। तो कैसे लिख सकते हैं इसे, देखो इस वाली साइड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, CH3 ग्रुप है। फिर यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या है, कार्बन है। और इस वाले कार्बन से क्या लगा है अभी, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये मिथाइल बना दिया हमने। फिर देखो इसके बाद यहाँ पर ये नेक्स्ट भी क्या है, कार्बन है। तो यहाँ पर ये कार्बन। अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट ने, ये वाला जो पॉइंट है, कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3, मतलब इसने 3 वैलेंसी को यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर एक वैलेंसी अभी खाली है, तो यहाँ पर आ जाएगा CH, ठीक है, हाइड्रोजन आ जाएगा इसके पास। नेक्स्ट ये वाला जो पॉइंट हमने बनाया था कार्बन, इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2। तो एक बॉन्ड तो ये वाला है और दूसरा बॉन्ड क्या क्या हो गया भाई, ये वाला हो गया। अब यहाँ पर इस कार्बन के पास कितनी वैलेंसी अभी भी बची हुई है, 2। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, CH2। फिर इस वाले कार्बन के पास देखते हैं। तो इस वाले कार्बन ने देखो यहाँ पर क्या कर रखा है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है इस कार्बन के साथ, और एक क्या है यहाँ पर देखो इस साइड पे क्लोरीन बॉन्डेड है। अब इस कार्बन ने कितनी वैलेंसी को यूज़ किया हुआ है, देखो 1 2 3, मतलब अभी भी एक वैलेंसी खाली है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH, मतलब कि एक हाइड्रोजन आ गया। तो ये क्या है, इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म है। ऑनलाइन टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ था, तो आपको बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है, ओपन स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, तो ये सब करना आना चाहिए। ये आपके बुक में ही, सिलेबस में ही है, ठीक है। तो अब देखो इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो नॉमेनक्लेचर करने का फर्स्ट रूल क्या होता है, आपको लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करनी होती है। क्या करना होता है भाई, लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करना होता है। और लॉन्गेस्ट चेन में कैसे आइडेंटिफाई करना होता है कि उस चेन पे जो भी सब्सटीट्यूएंट्स लगे हुए हैं या फिर फंक्शनल ग्रुप्स लगे हैं, उनको क्या मिले भाई, लीस्ट पोजीशन मिले। क्या मिले भाई, लीस्ट पोजीशन मिले। इस तरह से आपको लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करना होता है। तो देखो यहाँ पर जो आपको कंपाउंड गिवन है, इसमें देखते हैं कि कैसे लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। ये स्ट्रेट वाली तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट वाली में तो देखो क्या है, 4 ही कार्बन आएंगे, 1 2 3 एंड 4। तो इसका मतलब क्या है कि एक तो पॉसिबिलिटी यहाँ से बन सकती है, एक पॉसिबिलिटी यहाँ से बन सकती है। तो देखो जब आप ये दोनों वाले को ही चेक करोगे, तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन आएगी ना, दोनों में ही सेम आएगी, ठीक है। आप यहाँ से कंसीडर करते हो 1 2 3 4 एंड 5। तो देखो कौन कौन सी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। यहाँ पर देखो क्लोरीन है, कौन सी पोजीशन, सेकंड पे। यहाँ पर क्या है, 4th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अगर आप इसे ऐसे कंसीडर करते हो 1 2 3 4 एंड 5, तो तब भी देखो क्या है, यहाँ पर फिर ये 4th पोजीशन पे ही क्या लगा हुआ है भाई, मिथाइल ग्रुप आ रहा है, ठीक है। तो आप इसमें नंबरिंग कैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो जब आप ये नंबरिंग करते हो, तो सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है और 4th पोजीशन पे क्या है आपके पास भाई, मिथाइल ग्रुप आया है। 4th पोजीशन पे क्या आ गया भाई, यहाँ पर आपके पास मिथाइल ग्रुप आ गया है। ये 4th पोजीशन है ना, 4th पोजीशन पे देखो मिथाइल लगा है। तो यहाँ पर अब क्लोरीन और मिथाइल, ये 2 ग्रुप्स हैं। अब इनकी पोजीशन भी आपको मेंशन करनी होती है। और वर्ड रूट, यानी कि यहाँ पर जो मेन कार्बन की चेन है वो कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की चेन है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये पेंटेन बनेगा। अब यहाँ पर आपको नॉमेनक्लेचर जब करना होता है, तो पहले क्या लिखना होता है, सब्स्टिट्यूएंट या फिर फंक्शनल ग्रुप लिखने होते हैं कि कौन से है। तो यहाँ पर देखो कौन से दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको सेकेंड पे क्लोरो है और 4th पे क्या है भाई, मिथाइल ग्रुप है। अल्फ़ाबेटिकली चेक करना है, तो अल्फ़ाबेटिकली क्लोरो पहले आएगा या मिथाइल पहले आएगा, क्लोरो। तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या बनेगा, 2 क्लोरो, क्या आ जाएगा भाई, 2 क्लोरो। 4th पोजीशन पे मिथाइल है, तो ये बन जाएगा 2 क्लोरो 4 मिथाइल। और जो मेन कार्बन की चेन थी, लॉन्गेस्ट चेन जो बनी है, वो कितने कार्बन की थी, 5 की। तो 5 के लिए हम यूज़ करते हैं पेंट, और सारे ही सिंगल बॉन्ड है, अल्केन है, तो ये क्या बन जाएगा, पेंटेन। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो गया है भाई, 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। ये देखो आपको कौन से ऑप्शन में दिया है अभी, ऑप्शन नंबर 1 में, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इज। यहाँ पर आपको 3 एलिमेंट्स गिवन है और इनके लिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइडेंटिफाई करना है।
तो देखो अगर ये जो तीनों एलिमेंट्स गिवन है ना, इनसे तो क्वेश्चन वैसे ही हो सकता है, क्योंकि आप पीरियोडिक टेबल के जनरल क्वेश्चन भी पढ़ते हो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, लीस्ट मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है। तो देखो यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन क्या है, नॉन मेटल्स है, और सोडियम क्या है, मेटल्स है। तो मेटल्स की टेंडेंसी तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। बट सोडियम तो क्या है, खुद मेटल है, तो इसकी तो इलेक्ट्रॉन को लूज कराने की टेंडेंसी होती है, ना कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो सोडियम देखो यहाँ पर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बनेगा बाकी तीनों एलिमेंट्स में से। और फिर अगर हम पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करें तो वो क्या होता है, फ्लोरीन होता है। मोस्ट 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन होते हैं अभी पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं। तो देखो इन तीनों में से फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है। सोडियम क्या है भाई, यहाँ पर सोडियम क्या बनेगा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बनेगा। तो आप देख लो कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखो आपको मेंशन है कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑप्शंस बाकी के देखोगे ना तो देखो वैसे ही ऑप्शन मतलब ये क्वेश्चन हो जाता, फ्लोरीन यहाँ पर लीस्ट बताया, यहाँ भी लीस्ट बताया, विच इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पर ये बताया ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन नहीं होता। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, भी फ्लोरीन होता है। इस क्वेश्चन को हम साइज से रिलेट करके भी कर सकते थे। साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या रिलेशन होता है भाई, इन्वर्स रिलेशन होता है। जितना छोटा साइज होगा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि साइज छोटा होने की वजह से जो भी क्या है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यानी कि स्मॉल साइज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो देखो जब आप अगर इन एलिमेंट्स को साइज के अकॉर्डिंग लगाते हो तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है, ऑक्सीजन और जो फ्लोरीन है ये कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं, अभी सेकंड पीरियड से बिलोंग करते हैं। और जो सोडियम है वो कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, देखो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। तो अगर मैं कंपैरिजन करूँ सेकंड और थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का, तो देखो सेकंड से जब आप टॉप टू बॉटम आते हो, डाउन द ग्रुप आते हो, तो क्या होता है, ये देखो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है और ये क्या है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। तो जब आप टॉप टू बॉटम आते हो यानी कि सेकंड से जब थर्ड पीरियड की तरफ आओगे तो साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। साइज़ इंक्रीज़ होगा तो अभी हमने देखा साइज़ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या रिलेशन है, इन्वर्स। साइज़ बढ़ा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो सोडियम की वैसे ही कम हो गई है। फिर देखो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कंपैरिजन करते हैं तो ऑक्सीजन पहले आता है फिर फ्लोरीन आता है इसके बाद। तो यहाँ से देखो लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं अलोंग अ पीरियड, लेफ़्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड जब हम मूव करते हैं तो साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता जाता है। साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड करते हैं जिसकी वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर फ्लोरीन की जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन को एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो यहाँ पर इसका साइज स्मॉल आ रहा है, साइज स्मॉल आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये क्या बनेगा यहाँ पर, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बनेगा। तो आप इसे वैसे भी पीरियोडिक टेबल के जो कॉमन हम पढ़ते हैं ना कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या बनेगा, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या है, उसके बेसिस पे भी कर सकते हो और इस तरह से साइज से कोरिलेट करके भी कर सकते हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है अभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉप्स आर। देखो यहाँ पर आपको सॉप्स के बारे में पूछा है कि सॉप्स क्या होती है। तो सॉप्स क्या होती है अभी, फैटी एसिड्स होती हैं, किसका भाई, सोडियम और पोटाशियम के सॉल्ट्स का। फैटी एसिड्स होती है किसका, सोडियम और पोटाशियम के सॉल्ट्स का। और उनकी जो चेन होती है वो कितने कार्बन की हो सकती है भाई, वो 10 to 18 कार्बन की हो सकती है। तो अब हम यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट है सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स कंटेनिंग कार्बन एटम्स 10 to 16। यहाँ पर देखो क्या दे दिया है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड, ये नहीं होता है। डिटर्जेंट्स होते हैं सल्फोनिक एसिड्स और अमोनियम के सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, डिटर्जेंट्स में आता है ये, यहाँ पर नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। सेकंड दिया है सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स कंटेनिंग कार्बन एटम 16 to 18। तो ये ठीक है, सोडियम के ही सॉल्ट्स होते हैं और ये फैटी एसिड्स होते हैं। कार्बन एटम की जो चेन है वो मैंने अभी बताया 10 to 18 कार्बन की हो सकती है, तो यहाँ पर 16 to 18 दिया है, ठीक है ये। नेक्स्ट है सोडियम सॉल्ट्स ऑफ ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल्स, तो ये रॉन्ग है। फिर फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव, तो अपने पास ऑप्शन क्या आ गया अभी, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पर देखो आइडेंटिफाई करना है कि कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है। आपके सिलेबस में फंक्शनल ग्रुप के बारे में दिया हुआ है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, तो ये सब भी आपको करना है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं और वो कैसे लिखे जाते हैं, उनका नाम क्या होता है, नॉमेनक्लेचर कैसे होता है उनका। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, कीटोन्स। फर्स्ट क्या है भाई, कीटोन्स। तो कीटोन्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, कीटोन क्या होता है, इस तरह से लिखते हैं। फिर है नेक्स्ट अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड क्या होता है भाई, CHO ग्रुप होता है और इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं
डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या होता है, ये H होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एस्टर्स। एस्टर्स क्या होते हैं, देखो एस्टर्स होते हैं C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या होता है O और ये R। तो अब यहाँ पर देखो जो ये आए हैं कार्बोनिल, जो ये ग्रुप आया है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, ये देखो तीनों में क्या है, कॉमन है। और इसी ग्रुप को, ये जो कॉमन है कार्बन डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन है, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। इट मीन्स कीटोन्स, अल्डिहाइड्स एंड एस्टर्स तीनों ही किसके एग्जाम्पल्स है अभी, कार्बोनिल ग्रुप के। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स डज नॉट कंटेन एल्यूमिनियम। ये भी आपको करना है, आपके सिलेबस में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है, मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर है, तो वहाँ से आपको एलॉयज, मिनरल्स, ओर्स, ये सब क्या होते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा है, किसमें एल्यूमिनियम नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, देखो भाई क्रायोलाइट। तो क्रायोलाइट क्या होता है, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका जो फॉर्मूला बनता है डैट इज Na3AlF6, ठीक है, ये होता है। तो देखो यहाँ पर तो एल्यूमिनियम आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो आएगा नहीं। नेक्स्ट है माइका। तो माइका क्या होता है, देखो इसका जो फॉर्मूला होता है डैट इज K मतलब पोटाशियम, फिर एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम कितने होते हैं भाई, ये 3 होते हैं। फिर सिलिकॉन, सिलिकॉन भी 3 होते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 10 होते हैं और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल पार्ट भी रहता है, ये OH का ट्वाइस रहता है। तो देखो माइका में भी एल्यूमिनियम है, तो ये भी मतलब नहीं आएगा क्योंकि उसने तो डज नॉट कंटेन बोला है, जिसमें एल्यूमिनियम नहीं होता है। नेक्स्ट है फेल्सपार। तो जो फेल्सपार है इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, फेल्सपार का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर पोटाशियम का ऑक्साइड होता है K2O एंड फिर होता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 और यहाँ पर क्या होता है, फिर वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये क्या है भाई, फेल्सपार होता है। और फिर नेक्स्ट है, यानी कि इसमें भी देखो एल्यूमिनियम आ गया, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो देखो तीनों में एल्यूमिनियम है, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर फिर बचा है जिसमें एल्यूमिनियम नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 4 फ्लोरोस्पार। और ये जो फ्लोरोस्पार होता है ये क्या होता है, कैल्शियम डाईफ्लोराइड होता है CaF2, इसको ही हम क्या बोलते हैं अभी, फ्लोरोस्पार बोलते हैं। और यहाँ पर जो फेल्सपार में जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, आई थिंक ये 6 होते हैं, यहाँ पर ये जो है ये 6 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और दोनों में कोई रिलेशन है या फिर दोनों ही रॉन्ग है, इस तरह से आइडेंटिफाई करना है। तो असर्शन दिया हुआ है देखो आपको कि द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल, कि जो एलॉय होते हैं ना उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो लेस होती है किससे, प्योर मेटल से। और इसके लिए रीज़न आपको दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन क्या दी हुई है भाई, देखो कि जो एलॉय होते हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे प्रिपेयर होते हैं, बाय मिक्सिंग ऑफ द मेटल्स इन मोल्टन फॉर्म। तो देखो एलॉय क्या होते हैं, एलॉय 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स या फिर उसमें नॉन मेटल्स भी होती हैं, उनको मिक्स करके प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम मिक्स करते हैं कि हमें क्या प्रिपेयर करना है, उससे क्या काम लेना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम एलॉय बनाते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स हो सकती है, उसमें नॉन मेटल्स भी हो सकती है, इसका एक होमोजीनियस मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है असर्शन आपको कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है ना एलॉय में क्या है, देखो 2 या 2 से ज़्यादा मेटल नॉन मेटल मिक्स है और प्लस में वहाँ पे कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट होगी। जब आप उसे मोल्टन स्टेट में चेंज करते हो, मेटल्स को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं और मेल्ट करके फिर उसको मोल्ड किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इम्प्योरिटीज़ भी आ सकती है। और जब इम्प्योरिटीज़ होगी तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो वैसे ही कम होती है। तो यानी कि प्योर के कंपैरिजन में अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें एलॉय की तो वो कम होती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर जो इसके लिए रीज़न दिया है कि एलॉय को कैसे प्रिपेयर करते हैं, बाय मिक्सिंग ऑफ मेटल्स इन मोल्टन फॉर्म, तो ये भी करेक्ट है। तो यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो आपको करेक्ट दी हुई है। और यहाँ पर कैसे लिखेंगे, ये क्या बनेगा यहाँ पर कि असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट, और जो रीज़न है वो असर्शन की क्या है भी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द इक्वेशन, यहाँ पर देखो आपको एक इक्वेशन दी हुई है, लेड का एक ऑक्साइड है और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और रिएक्शन करके ये क्या फॉर्म कर रहा है, लेड क्लोराइड बन रहा है, क्लोरीन गैस बनती है और वाटर फॉर्म होता है। तो यहाँ पर ये पूछा है कि ये जो लेड का ऑक्साइड यूज़ हो रहा है यहाँ पर एज ए रिएक्टेंट, मतलब ये रिएक्टेंट में यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर जो लेड का ऑक्साइड गिवन है आपको, ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पर इस रिएक्शन में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, एक एसिड की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह या फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये रिडॉक्स टॉपिक्स है, रिडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं उससे ये टॉपिक है और ये आप क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हो, रिडॉक्स एक टॉपिक है वहाँ से।
तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे और ज़रूरी नहीं है कि वो सिंपल सी क्वेश्चन हो। वैसे तो ये भी सिंपल सी इक्वेशन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से ये कर सकते हो। और रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर हमने अच्छे से थ्योरी पोर्शन और प्लस में बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट की तरह डिस्कस भी किया हुआ है, तो आप वो वाली प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हो। पहले यहाँ पर समझते हैं कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो देखो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की टर्म में बात करेंगे। तो देखो रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन बात कर इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन ही बात करूँ ऑक्सीडेशन की, तो वो क्या होता है भाई यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में ऐड हो रहा है हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, रिमूवल होगा हाइड्रोजन का। अब वहीं पर अगर मैं ऑक्सीजन की टर्म्स में बात करूँ कि रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, तो देखो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन अगर रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन क्या होता है भाई यहाँ पर वो होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ से क्या करना है, आपको लॉस कराना है ऑक्सीजन का। और ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। तो ये बस इतना सा पॉइंट याद रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी, जो रिडक्शन कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं अभी, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और जो ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं अभी, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना है और आराम से आप क्वेश्चन कर लोगे। तो यहाँ पर क्या है, ये लेड ऑक्साइड, तो लेड ऑक्साइड का जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो क्या बन रहा है, यहाँ पर लेड क्लोराइड बन रहा है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट में ऑक्सीजन क्या हो गई है, रिमूव हो गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है भाई, रिडक्शन होता है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर देखो HCl से जो प्रोडक्ट बन रहा है क्लोरीन वाला, वो देखो क्या बन रहा है, यहाँ पर क्लोरीन से क्या बन गया है, HCl। यहाँ से क्या है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। तो जब भी हाइड्रोजन रिमूव होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होकर क्लोरीन में चेंज हो रहा है, क्लोरीन प्रोडक्ट की तरह बन रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पर ये तो पता चल गया है कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है और रिडक्शन कहाँ हो रहा है। अब जहाँ रिडक्शन हो रहा है वो खुद किसकी तरह एक्ट करता है भाई, वो क्या किसकी तरह बिहेव करता है भाई, रिडक्शन वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो यहाँ पर ये बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पर जो HCl है ये यहाँ पर क्या बन गया है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या पूछा था क्वेश्चन में कि Pb3O4 लेड ऑक्साइड किसकी तरह एक्ट कर रहा है, तो किसकी तरह एक्ट कर रहा है भाई, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया भाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन 1,3-ब्यूटाडाइन आर। यहाँ पर देखो आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड पता करने हैं 1,3-ब्यूटाडाइन में कितने हैं। तो देखो 1,3-ब्यूटाडाइन, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ब्यूटाडाइन, ब्यूटा मतलब 4 कार्बन है, ब्यूटा मतलब क्या, 4 कार्बन है, डाई मतलब 2, इन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड। तो यानी कि यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है। फिर यहाँ पर 1 और 3 का क्या मतलब है कि इन्होंने पोजीशन बताई है कि कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले, देखो ब्यूटा 4 कार्बन, अभी हमने देखा 4 कार्बन होते हैं, तो पहले क्या करो 4 कार्बन ऐसे बना लो, बन गए 4 कार्बन। 1,3-ब्यूटाडाइन यानी कि 1 और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड बनाना है, तो इसको नंबरिंग दे दो चेन को 1 2 3 4। तो फर्स्ट पोजीशन ये हो गई और थर्ड पोजीशन ये हो गई। तो यहाँ पर आपने क्या किया है अभी, डबल बॉन्ड बना दिए 1 3 पोजीशन पे। अब क्या करना है, बाकी वैलेंसी को कंप्लीट कर दो। वैलेंसी कैसे कंप्लीट करते हैं, हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर क्या है, देखो 2 हाइड्रोजन इस तरह से आ जाएंगी, क्योंकि 2 बॉन्ड तो बना रखे इसने। कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, इसकी वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इसने 2 डबल बॉन्ड तो ये बना रखे थे, 2 क्या किए, हाइड्रोजन के साथ बना लिए। यहाँ पर देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3। तो इसका मतलब एक वैलेंसी खाली है, तो यहाँ पर ये आ गया हाइड्रोजन। फिर नेक्स्ट वाले कार्बन को चेक करो, तो इस कार्बन ने भी 3 बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब स्टिल एक कार्बन की वैलेंसी खाली है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन आ गया। इस वाले कार्बन ने देखो क्या कर रखा है, डबल बॉन्ड बना रखा है, तो यहाँ पर ये क्या है, इस तरह से डबल बॉन्ड बन गए। अब क्या करना है आपको, सिग्मा और पाई बॉन्ड चेक करने हैं। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड, देखो सिंगल बॉन्ड जहाँ भी होते हैं वहाँ पे क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड जहाँ पर भी है वहाँ पर क्या होता है भाई, सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड जहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड होता है। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसी फॉर्मूले को, मतलब इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके कि बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिग्मा और पाई बॉन्ड को काउंट करेंगे। तो देखो सिंगल बॉन्ड जहाँ जहाँ भी है वहाँ पर क्या करो, एक सिग्मा काउंट कर लो। तो 1 सिग्मा, यहाँ पर एक सिग्मा ये आ जाएगा। फिर क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, क्योंकि ये सारे तो कैसे है, सिंगल बॉन्ड है। फिर यहाँ पर कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर आ गया एक सिग्मा। फिर यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ आ गया एक सिग्मा।
अब देखो यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसा बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर भी एक सिग्मा हो गया है। अब जहाँ पर भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वहाँ पर भी एक सिग्मा होता है, तो एक सिग्मा यहाँ आ गया और एक सिग्मा यहाँ आ गया, तो टोटल सिग्मा देखो कितने हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स आ गए भी हमारे पास, 9 आ गए। अब पाई बॉन्ड काउंट करने हैं, तो पाई बॉन्ड तो वहीं पे होता है जहाँ डबल बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड तो देखो सिर्फ 2 ही जगह बन रहे हैं, 1 एंड 2, तो यहाँ पर कितने नंबर हो पाई बॉन्ड्स आ गए 2। अब चेक कर लो कौन से ऑप्शन में आपको ये दिया हुआ है कि कहाँ पर पाई बॉन्ड्स है, 2 पाई बॉन्ड्स है एंड 9 सिग्मा बॉन्ड है, तो इट इज़ गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए, तो यही क्या बन गया यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ अ फिजिकल चेंज, यहाँ पर देखो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन में आपको फिजिकल चेंज दिया हुआ है। तो देखो फर्स्ट क्या गिवन है, फिजिकल और केमिकल चेंज पता है ना क्या होता है, फिजिकल चेंज वो होते हैं जिसमें कुछ भी न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, कंपोजिशन चेंज नहीं होती है, और केमिकल चेंज क्या होते हैं जिसमें न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि कंपोजिशन चेंज होकर न्यू प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। तो फर्स्ट आपको देखो क्या दिया हुआ है, बेरियम सल्फेट एंड NaCl की रिएक्शन गिवन है, तो यहाँ पर तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है, ये तो कौन से टाइप की रिएक्शन है भी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और यहाँ पर तो जो प्रोडक्ट बनते हैं उनकी कंपोजिशन आयन ही एक्सचेंज हो जाते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आयन एक्सचेंज हो जाते हैं ना, कटायन इस वाले सॉल्ट का कटायन इस वाले सॉल्ट के अनायन के साथ कंबाइन हो जाता है, और वाइस वर्सा, मतलब इसका कटायन इसके अनायन के साथ कंबाइन हो जाता है, तो यहाँ पर तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, तो दिस इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, तो ये तो आएगा नहीं। नेक्स्ट है अमोनिया और HCl की रिएक्शन करा दी, तो देखो अमोनिया क्या है, यहाँ पर बेस होता है, और HCl क्या है, एसिड है, तो जब आप इनकी मिक्सिंग कराते हो, रिएक्शन कराते हो, अब मिक्सिंग कर रहे हैं मतलब रिएक्शन तो होगी, तो इनका जब आप रिएक्ट कराते हो, मिक्सिंग करते हो, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज़ अमोनियम क्लोराइड, और आप इसे कौन से टाइप की रिएक्शन बोल सकते हो, कम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी होगी कम्बिनेशन रिएक्शन, कौन सी होती है कम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर सेम यही हुआ है, अमोनिया और HCl ने कंबाइन किया और कंबाइन करके अमोनियम क्लोराइड एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया है, तो ये भी यहाँ पर क्या है, केमिकल चेंज हो गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट है बर्निंग मैग्नीशियम इन एयर, कि मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम मेटल को आपने एयर में बर्न कर दिया, तो यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन होती है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब आप रिएक्ट कराते हो, मतलब बर्न करोगे, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये बैलेंस करोगे रिएक्शन तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर अगेन यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये भी क्या है भाई, केमिकल चेंज का ही एग्जांपल है, तो ये भी फिजिकल चेंज नहीं है। नेक्स्ट क्या है देखो भाई, एडिंग सोडियम क्लोराइड टू वाटर, सोडियम क्लोराइड क्या है भाई, ये सॉल्ट है, जो कॉमन सॉल्ट हम घरों में यूज़ करते हैं, ये वही सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट NaCl, तो यहाँ पर जब आप इसे वाटर में ऐड करते हो तो कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, ठीक है। आप जब इवोपरेशन प्रोसेस करा दोगे तो क्या होगा, वाटर तो इवोपरेट हो जाएगा, और नीचे क्या है, सिर्फ आपको सोडियम क्लोराइड मिल जाता है, सॉल्ट मिल जाता है, तो ये क्या है भाई, फिजिकल चेंज है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटोमिक मॉडल्स हैव बीन इम्प्रूव ओवर द ईयर्स, यानी कि जो अटोमिक मॉडल्स आए हैं, जो हमने अलग अलग मॉडल्स को पढ़ा है, ठीक है, थॉमसन मॉडल है, बोर मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल है, तो ये टाइम के साथ इम्प्रूव हुए हैं, एकदम से तो बने नहीं थे, पहले एक मॉडल आया, फिर उसमें कुछ डेफिशिएंसी आई, उसमें कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं हो रहे थे, तो फिर सेकंड थ्योरी आई, फिर मतलब वो सेकंड मॉडल बना, फिर इसके बाद नेक्स्ट मॉडल आया, तो इस तरह से क्या है, इंप्रूवमेंट हुई है ईयर वाइज टाइम के साथ। अरेंज द फॉलोइंग अटोमिक मॉडल्स, आपको क्या करना है, जो मॉडल्स का सीक्वेंस है, यानी कि किस सीक्वेंस में इनमें इम्प्रूवमेंट हुई है, किस तरह से ये मॉडल्स, कौन सा मॉडल पहले आया था, कौन सा बाद में आया, इस सीक्वेंस में आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो देखो ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, रदरफोर्ड मॉडल, फिर थॉमसन मॉडल है, बोहर मॉडल है, तो रदरफोर्ड मॉडल तो अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल वाला मॉडल है, इसमें अल्फा स्कैटरिंग करते हैं। थॉमसन मॉडल वो होता है जिसमें हमने प्लम पुडिंग से क्या किया था, उसको कंपैरिजन किया था। लास्ट में जो आया था सबसे ज़्यादा, जो अभी हम पढ़ते हैं, वो लास्ट में कौन सा था, अभी बोहर एटॉमिक मॉडल था। तो यहाँ पर देखो सीक्वेंस, सबसे पहले कौन आए थे, थॉमसन मॉडल, थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था, तो फर्स्ट जो आएगा वो थॉमसन एटॉमिक मॉडल होगा। तो सेकंड देखो कौन से ऑप्शन में आपको गिवन है, फर्स्ट नंबर पे, तो ए कट हो गया, देखो डी कट हो गया, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन बनेगा। फिर थॉमसन के बाद क्या आया था, रदरफोर्ड का मॉडल आया था, तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल देखो कौन से उसमें दिया हुआ है आपको, फर्स्ट नंबर पे है, तो फर्स्ट देखो कौन से ऑप्शन में गिवन है, सी ऑप्शन में, तो यही क्या है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है आज का प्रैक्टिस सेट, और इस प्रैक्टिस सेट में आप चेक करना कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं और कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।